नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एक अमृत विचार करके एक ऑनलाइन पत्रिका और उनकी मैगजीन भी आती है, तो उनके माध्यम से एक जानकारी न्यूज़पेपर में आई थी लगभग 4 दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये लिखा था आर्टिकल में कि 2500 ऐसे एएनएम के कैंडिडेट्स हैं जो ओवर एज की वजह से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, और अब जो है उनको शामिल करने के लिए एक जो कर्मचारी संगठन है उनकी तरफ से मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है। और उसके बाद फिर उसी मैटर को लेकर के थोड़ा सा आयोग में भी विचार चल रहा है कि उस पर क्या किया जा सकता है। और आपका रिजल्ट भी डिले हुआ है लगभग सप्ताह भर के लिए। आपका रिजल्ट 4 जुलाई को आने वाला था, और ये चीज़ें हमने आपको बहुत पहले भी बताई थी कि 4 से लेकर के 10 तक आप सभी वेट करें, क्योंकि आयोग में भी कुछ ऐसी ही जानकारी मिली थी। फिर वही चीज़ें आपको हर जगह से बताई जा रही होंगी। और 11 को मंडे है, फिर से 10 को संडे है, और या तो 9 को आ सकता है, 9 को 8 को भी आ सकता है, संभावना थोड़ी सी कम है। या तो फिर जो है मंडे यानी 11 से 12 कभी भी आ सकता है। ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना होगा, इस मामले को भी जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। थोड़ा सा मामले को हम पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। अगर आप वीडियो को बिना पूरा देखे अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर हमें फिर हर सभी की रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर उसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल होता है तो आप ज़रूर पूछिए। मैं हर संभव प्रयास करूँगा रिप्लाई करने के लिए भी, या फिर आपके जो भी प्रश्न रहेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से ज़रूर बात करेंगे उस पर। 17,713 ये टोटल कैंडिडेट की संख्या थी जिनको डीबी के लिए क्वालिफाइड घोषित किया गया था। कुछ लोग क्या बता रहे हैं कि वो जो 2500 कैंडिडेट्स हैं इससे बाहर के हैं। आप खुद से सोचिए कि जब रिजल्ट ही इतने लोगों का आया था तो फिर 2500 बाहर के कैंडिडेट्स कौन से हैं? या तो फिर वे ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने एएनएम का फॉर्म ही ना भरा हो, या मेंस परीक्षा में बैठे ही ना हो कि हम ओवर एज हैं। ठीक है, तो इसमें ये संख्या शामिल नहीं है। पहली बात तो आप इसको बिल्कुल क्लियर जान लीजिए। अब आते हैं इस संख्या पर, 17,713 वाली संख्या पर। चलिए मान लीजिए इसमें जो है 2500 का, वो अगर आप मान लेते हैं 1 मिनट के लिए नहीं 2500 कैंडिडेट्स इसी में से हैं जिनका डीबी रिजेक्ट हुआ है, तो इस स्थिति में मेरे हिसाब से लगभग 10,000 अभ्यर्थी बचेंगे जो कि फाइनल मेरिट के लिए फाइट करेंगे। क्यों? कम से कम 2 से 3,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल नहीं थे भर्ती के लिए, या फिर अपियरिंग वाले थे, जीएनएम वाले थे, या अदर कोर्सेज वाले थे, लेकिन उन्होंने एएनएम का फॉर्म भर दिया था। उनकी संख्या 2000 से तो 100% ज़्यादा है। 2000 से संख्या उनकी जितनी भी हो, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा हम लोग सभी के पास नहीं है, तो हम केवल एक यहाँ पर एक्सपेक्टेड आपको बता सकते हैं कि लगभग 2500-3000 तक भी हो सकता है। इसके बाद फिर इसमें कुछ ऐसे भी डीबी हुए थे जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ही अधूरे थे। कुछ डीबी रिजेक्ट होने की भी संभावना थी, 500-700-800। एक आप देखेंगे 5-1 की बात का एएनएम रजिस्ट्रेशन वाला भी मामला है। तो कुल मिलाकर के हमने आपको बताया था कि लगभग जो है 13,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं जो फाइनल मेरिट के लिए फाइट करेंगे। अब अगर आप इसी में अगर आप मान लेते हैं 2500 कैंडिडेट को, क्योंकि न्यूज़पेपर की बातें हमेशा सही नहीं होती है, वो लोग भी एक अनुमान से चीज़ें छाप देते हैं। उन्होंने ऐसा लिखा था कि भर्ती प्रक्रिया में ओवर एज की होने की वजह से बाहर हो चुके हैं। ऐसा कोई डीबी का कोई रिजेक्ट लिस्ट तो आयोग ने कोई नोटिस जारी की है नहीं। तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर अगर उनको हम मान लेते हैं तो एक तरह से तो उनकी न्यूज़पेपर या जो उन्होंने चीज़ें वहाँ पर आर्टिकल लिखा था उसके हिसाब से वही समझ में आ रहा है। लेकिन अगर चूँकि वो इससे बाहर कोई अभ्यर्थी है ही नहीं, जितने लोगों का रिजल्ट आया है, जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसी में से तो इतने का ये रिजल्ट आया हुआ है। कुछ लोगों का रिजल्ट जो है उसमें OMR रिजेक्ट भी हुआ था, उसकी वजह से भी दिक्कत हुई थी। ज़्यादा गलती जहाँ पर हो गई थी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब गलत हो गया था। तो जब इतने ही एलिजिबल कैंडिडेट थे डीबी के लिए, तो ये 2500 संख्या कहाँ से आई आंकड़ा, और किस प्रकार से इनको डीबी से रिजेक्ट किया गया है? आयोग ने तो कोई नोटिस जारी की नहीं अभी तक, फाइनल रिजल्ट आया नहीं अभी तक। ये भी नहीं पता चल सका है कि टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि फाइनल मेरिट के लिए फाइट कर रहे हैं, बच्चे हैं, ये भी नहीं पता है। फिर ये 2500 का आंकड़ा आया कहाँ से? तो आप लोग तुरंत परेशान होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक अगर आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये जो संख्या हमने 10,000 लिखी थी यहाँ पर, इसी को कि 2500, चलिए हम इसी में से माइनस कर लेते हैं। लेकिन जब वो कोई ऑफिशियल नोटिस है ही नहीं तो हम ऐसे किसी की डीबी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे आइए आप लोग। कास्ट सर्टिफिकेट वाला है, EWS वाला मामला है। इसमें डीबी रिजेक्ट का मामला नहीं होता है, बल्कि इसमें आपको अपने कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर आप अपने कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, अगर आपके नंबर UR की
और ये भी होता है ना, मतलब UR जो आप पूछते नहीं कि जनरल की मेरिट पर हम आएंगे क्या, तो सबसे पहले जो जनरल की क्राइटेरिया होती है आयु सीमा 40 साल, उसमें आपको आना पड़ेगा। जो इनकी मेरिट, मान लीजिए इनकी मेरिट गई सपोज दैट 45 गई, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे मेरिट कम आने के चांस रहेंगे। मान लीजिए मेरिट 45 गई, तो आपके 45 से ऊपर नंबर होने चाहिए, तब जा करके आपका UR में सिलेक्शन होता है। अगर नहीं हुआ तो आप ये सोचेंगे कि हमारा तो DB रिजेक्ट कर दिया गया था, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को बिल्कुल सही जानिए। चलिए आगे, एक संविदा कर्मी कैंडिडेट है, एक संविदा कर्मी बहन यहाँ पर है, और उनकी एज जो है 42 है फॉर्म भरने के समय 5/1 तक, और उनके पास जो है 7 साल का, 6 साल का, 5 साल के ऊपर कुछ भी हो तो उसको हम 5 साल ही मान के चलेंगे, क्योंकि 5 तक का ही हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो चलिए इनके पास हम 5 वर्ष मान लेते हैं कि 5 वर्ष का इनके पास अनुभव है सपोज दैट। तो 5 वर्ष का अनुभव हुआ, यानी यहाँ से इनको 2 वर्ष का जो अनुभव है वो उनके ओवर एज के लिए काम कर गया, जिससे वो भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए। ध्यान दीजिएगा, ये क्राइटेरिया केवल जनरल और EWS के लिए है। आप खुद से सोचिए कि 2500 कैंडिडेट्स जनरल EWS के जो ओवर एज होंगे वो बाहर हो जाएंगे, ऐसा कभी पॉसिबल है? पूरी तरह से ये फेक डाटा है। मैंने उसी दिन पुष्टि कर दी थी कि ये डाटा पूरी तरह से गलत है। या तो ये वो डाटा हो सकता है या कुछ इस प्रकार का डाटा हो सकता है जो इस भर्ती प्रक्रिया में जिन्होंने परीक्षा ना दी हो, तो वो बात अलग है। अगर भर्ती परीक्षा में शामिल है, इन 17,713 कैंडिडेट में शामिल है, आप सपोज दैट कि 17,713 में 6,000 जनरल के कैंडिडेट हैं मान लीजिए, क्या उस 6,000 में 2500 लोग ओवर एज वाले थे? आप खुद से सोचिए इसमें, ठीक है। या हो भी सकता है ऐसा, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये डाटा थोड़ा सा बिल्कुल ऑफिशियल डाटा जब तक नहीं होता, कोई भी जब तक हमें आयोग से जानकारी नहीं मिलती, हम न्यूज़पेपर या किसी की बातों पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक अनुमान से चीज़ें वो लोग आर्टिकल लिख देते हैं, जो भी हो एनीवे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जनरल और EWS का ही मामला है, आरक्षित वर्ग में किसी का मामला नहीं है जो ओवर एज वाला मामला, क्योंकि उनको खुद ही अपने आरक्षण के हिसाब से उनको छूट मिलनी है। वहाँ पर उनको अगर वो अनुभव के आधार पर छूट लेना भी चाहेंगे तो उन्हें देखा जाएगा कि उन दोनों में से किस में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और ये लिखा है नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से। लेकिन जनरल और EWS के लिए नहीं लिखा है कहीं पर कि अगर वो ओवर एज हैं, संविदा कर्मी है, तो क्या उन्हें भारांक और आयु सीमा में छूट दोनों प्राप्त होगी। तो नियमावली में गलती है, UPSSC आयोग द्वारा जारी किया गया ANM की नियमावली में ही गलती है। इसकी वजह से ये सारा जो भी यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, हम सभी को ये देखने को मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए इसमें 2 वर्ष इनकी छूट के लिए मान लेते हैं 45 में से 42 में से, तो 5 वर्ष का जो अनुभव है उसमें 2 वर्ष छूट मान लेते हैं, तो क्या इनको 3 वर्ष का 9 अंक मिलना चाहिए भारांक के रूप में नियमतः? क्योंकि जब नियमावली में है ही नहीं तो किस प्रकार से इस पर आयोग जो है डिसाइड करेगा, किस प्रकार से इस पर डिसीजन लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये संविदा कर्मी केवल जनरल EWS का मामला है, सबके लिए ये दिक्कत नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि सबके लिए दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि 17,713 में से ये 2500 ओवरऑल कैंडिडेट है, नहीं, ये केवल जनरल और EWS के कैंडिडेट हैं। और टोटल जो जनरल EWS के कैंडिडेट होंगे 17,713 में, मेरे हिसाब से 6 साढ़े 6,000 के आसपास आपकी संख्या हो सकती है टोटल। अब उसमें से लगभग आप आधा संख्या तो ये बता रहे हैं जो ओवर एज वाले हैं, थोड़ा सा वो समझ में नहीं आ पा रहा कि इतनी संख्या कैसे हो सकती है। और फाइनली इसमें ये हो सकता है कि इनको आयु सीमा में छूट दे दी जाए और इनको भारांक न दिया जाए, ठीक है, जो कि आयोग अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता है, हालांकि नियमावली में स्पष्ट उल्लेख नहीं है इसका। बाकी देखिए सभी के अपने अपने तर्क है। फ्रेशर को ये लगता है कि वो पहले से नौकरी कर रहे थे तो फिर उनको आयु सीमा में छूट भारांक दोनों क्यों मिलना चाहिए। और जो संविदा कर्मी है उनका ये तर्क है कि हम अगर कहीं कार्य कर रहे थे तो हमारी उसमें हमारा ये अपराध तो है नहीं कि हम कार्य कर रहे थे, हमारी जो आजीविका चलाने के लिए हमने नौकरी की थी संविदा वाली, लेकिन भर्ती आई तो हम भी तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल है सभी की तरह। तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और अभी आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए, मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक सही न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि इसमें आखिर चल क्या रहा है आयोग में, इसमें क्या हो सकता है आगे। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ओवर एज की वजह से जो भी संविदा कर्मी कैंडिडेट हैं जनरल EWS के, ओवर एज की वजह से कोई भी अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे, बहुत होगा तो उन्हें भारांक नहीं दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उनको ओवर एज में पहले ही आपने बाहर कर दिया तो उनको फिर भारांक भी नहीं मिला, फिर मतलब क्या हुआ फिर उनके भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का, किस आधार पर उनको शामिल किया गया था। पेट आपने करवाया उनसे, पेट में कॉलम नहीं था उसमें भरने के लिए कि ओवर एज अगर है तो, फिर हमने ANM के मेंस में उनको बिठाया और अब जाकर के यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार की जो भी भ्रामक चीज़ें हैं आप लोग थोड़ा सा परेशान बिल्कुल मत होइए।
इसमें फाइनली हो यही सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि केवल आपको आयु सीमा में छूट मिले, भारांक न मिले, या फिर ये हो सकता है कि आयु सीमा में छूट के पश्चात जितना आपका अनुभव बचता है उसके आपको भारांक दिए जाएँ। दो ही तरह की चीज़ें हो सकती हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी सप्ताह में इस पर आयोग पूरी तरह से डिसाइड कर लेगा कि कोई भी उसमें कानूनी पेंच फिर बाद में न फंसे और भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है निर्विवाद रूप से संपन्न हो जाए। हालांकि ये पूरी तरह से नियमावली की गलती है, पूरी तरह से नियमावली, इसको पहले ही नियमावली में स्पष्ट कर देना चाहिए था एएनएम के नोटिफिकेशन में कि जो ओवर एज वाले कैंडिडेट होंगे उनको भारांक और आयु सीमा में छूट दोनों दी जाएगी या फिर दोनों में से एक दिया जाएगा। इसको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए था नोटिफिकेशन में, इसको लेकर के कहीं पर भी नहीं लिखा है एक साथ। हाँ, अलग अलग लिखा है कि आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जितना अनुभव होगा 5 वर्ष तक अधिकतम, भारांक दिया जाएगा 5 वर्ष तक का अधिकतम पर वर्ष 3 अंक के हिसाब से। लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा है, मैंने पूरा नोटिफिकेशन मैंने फिर से पढ़ा है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि अगर दोनों एक साथ अगर आ जाते हैं कंडीशन तो क्या ये दोनों ही छूट एक साथ दी जाएगी या फिर दोनों में से कोई एक दिया जाएगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। और यह कोई छोटा मोटा पेच नहीं है, बहुत बड़ा पेच है। इसको अगर सही तरीके से सॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसमें विवाद हो सकता है भर्ती में आपके। तो अगर आपने वीडियो को पूरा सुना है, पहली बात तो वीडियो पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो सुना है, पूरा सुना है, तो मुझे लगता है कि आपके मन में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है लेकिन आपको वीडियो को आप सभी को हर बार पूरा देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी, सही जानकारी आप सभी तक पहुँचे। और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करते रहा करिए। धन्यवाद।